हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा। तो बच्चों, जैसा आप सभी को पता है, अब पढ़ने का अधिकार सबको है, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको है। तो बच्चों, सर के इस मिशन में पार्टिसिपेट करिए और आसान तरीके से डॉक्टर बनिए। तो बच्चों, आज मैं एफएसटी 22 का पेपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, जो कि इस प्रकार है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों, अ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ। तो बच्चों, एक वेक्टर दे रखा हुआ है और वो वेक्टर है बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप। तो अगर हम बात करें बच्चों 3i कैप प्लस 4k कैप, तो बच्चों 3i कैप होगा, है ना, और प्लस 4k कैप। तो के कैप की अगर हम बात करें तो बच्चों आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो ये बच्चों 3 है, ये 4 है। तो अगर यहाँ से मैं कोई लाइट डालूंगा तो वाई पर इसका कोई भी प्रोजेक्शन नहीं आएगा। तो पूछा है बच्चों, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन वाई एक्सेस। तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, सरल शब्दों में, सरल भाषा में सरल जवाब। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल बतानी है, और पार्टिकल बच्चों हमारा है दैट इज यहाँ पर 3,2,5। तो अगर हम बात करें तो ये पॉइंट है बच्चों, ये यहाँ से अगर हम बात करें तो पार्टिकल की पोजीशन, तो ये बच्चों होगा दैट इज 0,0,0। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हेड के कोऑर्डिनेट को टेल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चों आ जाएगा दैट इज, ये मान लेते ओ, ये मान लेते पी पॉइंट है। तो ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा दैट इज बेटा 3 - 0i कैप प्लस 3। तो 2 - 0j कैप और प्लस का बच्चों 5 - 0k कैप। अगर कोई पार्टिकल दे रखा हो, उसकी पोजीशन वेक्टर निकालना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बच्चों, तो क्या करो, एक्स को आई के साथ लिख दो, वाई को जे के साथ और जेड को के साथ लिख दो। तो ऑप्शन मैच करा लो बच्चों, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप बच्चों, सेकेंड ऑप्शन। तो बच्चों, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अ पर्सन मूव 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो बच्चों, ये एक अच्छा सवाल, अच्छे सवाल की श्रेणी में मैं इसको रखता हूँ बच्चों। आप किस श्रेणी में रखते हो बताइएगा मुझे कमेंट करके बच्चों। तो देखो बच्चों ध्यान से इधर, तो एक पर्सन है, ठीक है बच्चा, तो 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चलता है, तो 30 मीटर बच्चों टूवर्ड्स नॉर्थ चलता है। तो 30 मीटर बच्चों नॉर्थ की साइड चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद बच्चों ये नॉर्थ एक्सिस है, ये ईस्ट है ना, और ये बच्चों वेस्ट है, और ये बच्चों साउथ है। तो नॉर्थ चलता है बच्चों, और उसके बाद 20 मीटर ईस्ट चलता है, तो 20 मीटर बच्चों ईस्ट की तरफ चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाने दो। और इसके बाद में बच्चों फाइनली 30√2 मीटर टुवर्ड साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट चलता है 30√2। तो बच्चों साउथ वेस्ट ये है और 30√2 इधर आता है। तो अगर हम बात करें तो 30√2 कुछ ऐसे आएगा। अब बच्चों यहाँ से एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं बच्चों। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, दैट इज क्या आ जाएगा बच्चों, इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा दैट इज 30 cos 45 मतलब 30, और नीचे की तरफ बच्चों 30। तो सबको वेक्टर में जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो शुरू करते हैं। तो पूछा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो बच्चों विद साइन सबको जोड़ मारो और आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 30j कैप। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सही है। प्लस का बच्चों 20i कैप, ये भी सही है बच्चों। अब प्लस का अगर हम बात करेंगे बच्चों तो -30i कैप, कोई बात नहीं, -30i कैप और बच्चों और -30j कैप। तो बच्चों अगर हम बात करें -30i कैप प्लस 30j कैप, तो खत्म हो गया बच्चों। हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो बच्चों आया माइनस का 10i कैप। तो -10i कैप मतलब बच्चों इधर की तरफ 10 मीटर, तो इधर की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ बच्चों। तो 10 मीटर अलोंग नॉर्थ नहीं बच्चों, 10 मीटर अलोंग साउथ नहीं बच्चों, 10 मीटर अलोंग वेस्ट। क्या सही ऑप्शन है? यही सही ऑप्शन है, 3 नंबर बच्चों। और 0 तो नहीं हो सकता है, जो कि नंबर आ रहा है आंसर। तो बच्चों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों। टू टू रेसिंग कार मास M1 M2 मूविंग M1 M2 मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो बच्चों दो रेसिंग कार हैं,
ठीक है। दूसरी रेसिंग कार है बच्चों, मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो बच्चों एक की रेडियस R1 है और दूसरी की रेडियस बच्चों R2 है। और अगर मास की बात करें तो एक का मास बच्चों M1 है और दूसरे का मास बच्चों M2 है। Their speed are such that each complete the speed such that each makes complete circle in same duration in time t। तो बच्चों ओमेगा सेम है, ओमेगा बराबर बच्चों 2 पाई/t। ठीक है, तो दोनों सेम टाइम में ड्यूरेशन कंप्लीट करें। द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड तो रेशियो ऑफ देयर बच्चों एंगुलर स्पीड तो सेम टाइम में बच्चों कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो एंगुलर स्पीड बच्चों की दोनों की सेम होगी। तो सही जवाब अगर हम बात करें बच्चों तो ओमेगा दोनों का सेम है, तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड क्या आ जाएगा। घुमा रहा था सवाल, घुमाने तो कोई दिक्कत नहीं, घूम फिर के यहीं वापस आ जाएंगे। तो बच्चों एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है, तो सही जवाब क्या होगा बच्चों फोर्थ का। थर्ड ऑप्शन 1:1, 1:1 मतलब थर्ड ऑप्शन। तो दोनों को कट करेंगे बच्चों, बराबर आ जाएगा। ठीक है। A body of mass m revolving in a circle of radius r। तो बच्चों देखते हैं, a body of mass m revolving in a circle of radius r। ठीक है, स्मॉल r कर देते, स्मॉल r with a constant speed v। तो बच्चों v स्पीड कांस्टेंट है v। ठीक है। द फोर्स ऑन अ बॉडी तो बच्चों Fc बराबर mv²/r। ठीक है, इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग बॉडी ओवर हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बच्चों तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों Fc लगेगा सेंटर की तरफ, तो बच्चों F.V। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क जो होगा बच्चों वो 0 होगा। तो फिफ्थ का बच्चों सेकंड ऑप्शन। और ये एक आसान सवाल था, मेरे ख्याल से ये FST बच्चों आपका अभी तक का सबसे सरल, सीधा और सटीक FST है बच्चों। तो ये नंबर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने नंबर आ रहे हैं। हाँ, a mass of 1 kg suspended, question number 6 बच्चों, a mass of 1 kg suspended by string, another mass of string C, another string C is connected to lower end of the mass। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। तो जर्क बच्चों, जर्क गिवन टू C, तो कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी बच्चों। अगर झटके से खींचोगे, अगर धीरे धीरे खींचोगे तो ये वाला धागा टूटेगा बच्चों। ठीक है, अगर धीरे धीरे खींचोगे तो ये वाला धागा टूटेगा, और झटके से खींचोगे तो झटके से खींचोगे, जर्क जहां सबसे पहले खींच पहुंचेगा वहीं से स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो जर्क बच्चों यहीं पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो तेज खींचोगे तो बच्चों BC स्ट्रिंग पहले टूटेगी। तो BC स्ट्रिंग देखते हैं। द पोर्शन AB ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक। नहीं बच्चों, AB पोर्शन ब्रेक नहीं होगा। सबसे पहले कौन सा, अगर झटके से खींच रहे हैं तो BC पोर्शन ब्रेक होगा। तो देखते हैं बच्चों, द पोर्शन BC ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक। तो बच्चों सही ऑप्शन था। नन ऑफ द स्ट्रिंग ब्रेक, नहीं बच्चों, जर्क इतना सफिशिएंट है कि स्ट्रिंग टूटना ही पड़ेगा। द मास विल बी स्टार्ट रोटेटिंग, ये भी बच्चों सही बात नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या बच्चों, सेकंड। तो जहां पर जर्क सबसे पहले पहुंचेगा वहीं से स्ट्रिंग जो है हमारी वो क्या करेगी भाई, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, अ मैन गेटिंग डाउन रनिंग बस फॉलिंग फॉरवर्ड। तो बच्चों एक आदमी है, तो अगर हम बात करें तो एक आदमी जो है वो बस से जब उतरता है तो फॉलिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ झुक जाता है बच्चों, क्योंकि बच्चों उसका अपर पार्ट बॉडी का मोशन में होता है और लोअर पार्ट बच्चों रेस्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी मतलब हम क्या करते हैं बच्चों, गिर जाते हैं। ठीक है। तो अगर 7 की बात करें तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड द मैन रीचेस फॉरवर्ड। ठीक है। तो बच्चों ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाइल फीट कम रेस्ट सून दे टचेस द रोड बच्चों। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला एकदम सही है। और थर्ड वाला पढ़ते हैं, ही लीन फॉरवर्ड एज अ मैटर ऑफ हैबिट। ऐसा को थोड़ी नहीं कोई गिरना चाहता, अपना मुंह जबरदस्ती कोई थोड़ी फोड़ना चाहता है। तो बच्चों
of the combined effect of all of थ्री इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट 1 and 2। कंबाइन कुछ नहीं बच्चों, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट का अपर पार्ट मोशन में होता है, लोअर पार्ट रेस्ट में, तो इसी वजह से बच्चों मुंह के बल आगे की तरफ गिरते हैं, है ना। तो बस से मत कूदना बच्चों, नहीं तो तुमको सबक मिल जाएगा यही वाला, ठीक है। तो बच्चों मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट छटाफट डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर हम बात करें गाइस तो रंग दे मोहे गिरुआ। तो बच्चों मान लेते हैं मैं मास है तो mg नीचे लगेगा बच्चों, नॉर्मल ऊपर लगेगा और फ्रिक्शन पीछे लगेगा। मान लेते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट सरफेस का म्यू है, तो फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू mg के बराबर। क्या ये बात क्लियर है? और बच्चों बोल रहा है कि 98 न्यूटन फोर्स जस्ट रिक्वायर्ड टू मूव है। तो बच्चों ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगी। मास ऑफ ब्लॉक कितना देर का, 100 किलो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 100 mg। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो 98 मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम कितना बेटा, 100 है, और इसको बच्चों 9.8 लिख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों 10 आया, एक जीरो खत्म, 98 से 98 खत्म, तो म्यू इज इक्वल टू बच्चों 1/10। तो म्यू इज इक्वल टू 1/10, तो म्यू बराबर बच्चों 0.1। ऑप्शन मैच करो, मेरे ख्याल से हमको दिख गया, तुमको भी दिख जाना चाहिए। 0.6 नहीं होगा, 0.4 नहीं होगा, 0.2 नहीं होगा, 0.1 इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों 8 सवाल, 8 8 चौके 32, तो 32 नंबर तो आपके भगवान ने झोली में ऐसे डाल दिए हैं, ठीक है। झोली फैलाओ, नंबर उठाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों आंख बंद करो, आंसर मारो। लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन रोल करती तब लगता है, नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल अलग बात है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सब चीजें अलग हैं। तो बच्चों इसको तो बच्चों एकदम सभी को सही करके आना चाहिए था। तो अगर हम बात करें 9 का बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन को ही बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग वैल्यू, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसकी वैल्यू होती है म्यू एम जी के बराबर। कितनी होती है बच्चों, म्यू एम जी के बराबर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आसान सवाल था जो आपको ढूंढ के क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना था, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो बच्चों एक 5 किलो का ब्लॉक है और वो आराम कर रहा है, ठीक है। तो अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है। तो बच्चों इस ब्लॉक का मास है 5 kg, इज रेस्टिंग ऑन स्मूथ सरफेस एट वॉट एंगल म्यू जीरो है बच्चों, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो है यहाँ पे। और एट वॉट एंगल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन बी एक्टेड। तो बच्चों 20 न्यूटन, किस एंगल पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, मान लेते थीटा डिग्री पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दैट इट एक्वायर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बच्चों 40 जूल, तो 40 जूल काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें तो एक बच्चों ये ब्लॉक थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, इसका मास है 5 kg, ये 4 मीटर दूर पहुंच जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर कर ले, तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करे बेटा 40 जूल के बराबर, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते बच्चों, इसका 20 कॉस इधर चलाएगा, तो 20 कॉस थीटा। तो बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो डेल्टा के बराबर बच्चों डब्ल्यू ऑल, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा 40 है, वर्क डन कौन करेगा बच्चों, यही करेगा, दैट इज 20 कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों 4 मीटर, तो 4 मीटर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों 4/8। तो 4/8 की अगर हम बात करें तो 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे ख्याल से बच्चों आ जाना चाहिए 60 डिग्री। कितना आ जाना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों थर्ड का से 10th का बच्चों थर्ड। देख लो बड़ा आसान सवाल था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी निकाली बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सवाल को सलटा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम एंड 500 ग्राम
possess velocities बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड एंड इतना मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो V ऑफ COM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बच्चों होता है, दैट इज क्या होता है बच्चों, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इन वेक्टर फॉर्म डिवाइड बाय बेटा m1 प्लस m2। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बच्चों अगर हम बात करें m1 कितना बच्चों, दैट इज 0.2 लिखे ले रहे हैं kg में, 0.2 इंटू वी1, वेलोसिटी बच्चों कितना 10 आई कैप है, प्लस का बच्चों अगर लिखेंगे तो ये मास हो जाएगा सेकेंड ऑब्जेक्ट का 0.5, और वेलोसिटी कितनी बेटा, दैट इज 3 आई कैप और प्लस का 5 जे कैप। आराम से बच्चों करो, डिवाइड बाय बच्चों m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा दैट इज 0.7 kg। ठीक है, इसको बच्चों एक 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.2 ही आ जाएगा, 0.5 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों आ जाएगा दैट इज 2 आई कैप और प्लस का बच्चों 1.5 आई कैप और प्लस का बच्चों 2.5 जे कैप डिवाइड बाय 0.7। ठीक है, तो बच्चों आई आई जोड़ लेते हैं, आई आई तो आई क्या आई बच्चों 3.5 बाई 0.7 और प्लस का बच्चों 2.5 डिवाइड बाई 0.7 जे कैप। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म बच्चों, खत्म हो गया। तो 7 5 जा 35, तो बच्चों 5 आई कैप प्लस का 25/7 जे कैप। तो आंसर ढूंढते हैं दोनों लोग मिलके, आप उधर ढूंढो मैं इधर ढूंढता हूँ। क्या मिला क्या मिला क्या मिला? हाँ मिला। तो बच्चों ये तो नहीं होगा, देख रहे होगे बच्चों, ये भी नहीं होगा, 5 होना चाहिए प्लस 25/7 जे कैप होना चाहिए। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन आंसर नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर नंबर थर्ड। 12 बच्चों 12, तो बच्चों दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास बच्चों कैपिटल एम एंड स्मॉल एम है। तो दो ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूं बच्चों, एक बड़ी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है बच्चों कैपिटल एम और एक छोटी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों कैपिटल एम और स्मॉल एम, तो अगर हम बात करें तो कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो बच्चों अगर हम बात करें तो होगा तो हैवियर पार्ट टूवर्ड्स कैपिटल एम, ये बात सही है बच्चों। तो ये ऑप्शन भी सही है, बट वी हैव टू सिलेक्ट सिंगल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो बच्चों अपन को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। तो अगर हम बात करें टूवर्ड्स एम नहीं होगा, टूवर्ड्स कैपिटल एम होगा, लेकिन बच्चों दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट द ऑलवेज बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन। तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना चाहिए था, थोड़े से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था और दिमाग के इस्तेमाल को करते हुए सवाल को सॉल्व करना था। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, a satellite of the earth revolving in circular orbit which with a uniform speed, तो बच्चों अर्थ का एक सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा, घूमने दो बच्चों। ठीक है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। तो इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सडनली डिसअपियर, तो सडनली डिसअपियर मतलब अर्थ बच्चों इसको खींच रही होगी, अर्थ हो गई नाराज, इससे बोला भैया डिसअपियर कर दिया फोर्स। तो क्या करेगा, जैसा जा रहा था वैसे ही चला जाएगा, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। तो कंटिन्यू मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग ओरिजिनल ऑर्बिट, नहीं ऑर्बिट तो छोड़ देगा बच्चों, मूव विद वेलोसिटी v टेंजेंशियल टू ओरिजिनल ऑर्बिट। ठीक है, बिल्कुल सही बात, सेकंड ऑप्शन सही है। फॉल डाउन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, नहीं बच्चों, है ना। अल्टीमेटली कम रेस्ट समवेयर एट ओरिजिनल ऑर्बिट, नहीं बच्चों। तो क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इन्वायरमेंट भी नहीं बच्चों, तो v वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में v वेलोसिटी पकड़ेगा और चला जाएगा और चला जाएगा और चला जाएगा। तो बच्चों 13 का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों, टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो सवाल देखिए बच्चों, सवाल देखिए, टू आइडेंटिकल कॉपर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर,
ठीक है, दोनों के रेडियस बच्चों आर है, इसकी भी रेडियस आर है और इसकी भी रेडियस आर है, तो दोनों की रेडियस आर है बच्चों। और अगर हम बात करें आज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, तो बच्चों इनके बीच की, सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो डी बराबर हो जाएगा दैट, मान लेते हैं बच्चों इसका मास m है और इसका मास m है, तो डी बराबर बच्चों 2r हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी एफ बराबर हो जाएगा बच्चों जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमें पूरा मास भी सेम स्फीयर है बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम बच्चों, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी पूछी है बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे तो जी एम 4/3, यहां पर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो बच्चों आर क्यूब है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, तो जी बाई 4r स्क्वायर इंटू बेटा दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो बच्चों स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनलिटी चेक करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आर की पावर 6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आर की पावर 4। और बच्चों ये गुगली वाला सवाल, ठीक है, आर की पावर -2 देखते ही लगाओगे बच्चों, फिर पेपर में सीखोगे, फिर दोबारा सही करोगे, ठीक है। तो बच्चों सही जवाब था सी ऑप्शन, आर की पावर 4। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टू वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, अब तो बच्चों दो वायर हैं, टू वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द सेम वॉल्यूम, तो बच्चों वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो V सेम है, ठीक है। वायर वन हैज क्रॉस सेक्शन एरिया, तो बच्चों वायर वन का A है बच्चों, और वायर टू हैव क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है, तो बच्चों थर्ड वाले वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 3A है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द डेल्टा एक्स अप्लाइंग फोर्स एफ, तो बच्चों इसमें डेल्टा एक्स होता है जब अपन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। हाउ मच बी द नीड टू स्ट्रेच सेकेंड वायर दो सेम अमाउंट, तो बच्चों टू वायर्स में सेम मटेरियल हैविंग सेम वॉल्यूम, हाउएवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शन एरिया A and wire 2 have cross section area 3. The length of wire 1 increased by delta x by applying force F. How much force is needed to stretch second wire for same amount? तो बच्चों सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना है, तो अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस, तो y बराबर बच्चों फोर्स अपॉन एरिया और L बाई बच्चों डेल्टा L, तो L बाई डेल्टा x। तो बच्चों अगर हम बात करें तो वॉल्यूम सेम है, तो अगर हम बात करें तो A से ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हम बात करें बच्चों तो y बराबर आ जाएगा दैट इज F फोर्स है बाई A स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, और अगर हम बात करें बच्चों तो आ जाएगा V। तो फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी अगर हम बात करेंगे तो F बराबर बच्चों आ जाएगा A स्क्वायर डेल्टा एक्स, इलोंगेशन है बच्चों, और डिवाइड बाई V, तो F इज इक्वल टू A स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई बच्चों V। तो बच्चों V सेम, डेल्टा एक्स सेम, यंग्स मॉडुलस सेम है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों A स्क्वायर। तो फोर्स कितना चाहिए होगा, एरिया का स्क्वायर बच्चों। तो पहले बच्चों डेल्टा एक्स किया था तो फोर्स लगा था बच्चों कितना, F के बराबर, तो अभी कितना लगेगा बच्चों, दैट अगर लिख लेते हैं बच्चों F1 बाई F2 बराबर बच्चों A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। तो पहले फोर्स था F, बाद में हो गया बच्चों F2, पहले एरिया था A, बाद में हो गया बच्चों 9A स्क्वायर
तो बच्चों फोर्स कितना लगेगा 9F। 9F इज अ करेक्ट आंसर। तो F2 इज इक्वल टू 9F। तो बच्चों ये सवाल एक करने वाला क्वेश्चन था, ये सवाल एक करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16, विच ऑफ द मोस्ट इलास्टिक बच्चों। तो अगर हम बात करें इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो अपने ऊपर लगाए गए फोर्स का सबसे ज्यादा रेसिस्ट करे बच्चों, है ना। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच इट अपोजेस टू अप्लाइंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है बच्चों, उसका अपोज ज्यादा तेजी से करता है। आयरन, कॉपर, वुड। तो बच्चों मेरे कॉर्ड बच्चों हाईली रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ पीस ऑफ ice is floating in water container. What will happen on the surface of water when ice is completely melt? तो बच्चों तुम्हें पता है अच्छी तरीके से अगर कंप्लीटली आइस मेल्ट हो जाएगी तो बच्चों वाटर लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इट विल गोज अप, विल नॉट चेंज, गोज डाउन, नन ऑफ दिस बच्चों, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18, क्वेश्चन नंबर 18, when there is no external force the shape of the liquid or drop is determined by बच्चों। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो डेंसिटी से भी बच्चों नहीं, विस्कोसिटी तो मोशन के लिए यूज होता है, टेम्परेचर से नहीं बच्चों, इससे सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से फ्री ऑब्जेक्ट्स या लिक्विड अपना शेप होल्ड करके रखता है। स्फेरिकल बच्चों लिक्विड बूंदे जो होती हैं स्फेरिकल इस वजह से होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो 18 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द प्रेशर एट हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ द लेक। तो लेक, ये तो बच्चों एक ये लेक है, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों इस लेक की जो टोटल हाइट है वो कितनी h के बराबर है, ठीक है। इफ द प्रेशर एट डेप्थ ऑफ द लेक एट द हाफ ऑफ डेप्थ बच्चों, तो हाफ ऑफ डेप्थ की अगर हम बात करें तो यहां से बच्चों h/2 होगा, ठीक। 2/3 टाइम्स ऑफ P एट बॉटम। तो बॉटम पे प्रेशर है, तो बच्चों दोनों जगह पे प्रेशर लिख लेते हैं, दोनों को रिलेट कर देते हैं। तो बॉटम पे प्रेशर कितना होगा P0 प्लस रो जी एच के बराबर, और यहां पर कितना होगा बच्चों P0 प्लस रो जी h/2। तो बच्चा द प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ इज 2/3 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट बॉटम। तो बॉटम पे प्रेशर कितना है बच्चों P0 प्लस रो जी एच, इसका बच्चों 2/3 जो है वो सरफेस पे है। सरफेस पे कितना है दैट इज हाफ ऑफ हाइट पे P0 प्लस रो जी h/2। तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों आ जाएगा दैट इज 2P0 तो 2P0/3 प्लस का रो जी h इंटू 2/3, और यहां पर बच्चों आ जाएगा दैट इज P0 प्लस रो जी h/2। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों P0, तो P0 तो इधर ले आते हैं बच्चों, तो P0 h वाले टर्म एक तरफ लेके आते हैं और P0 वाले एक तरफ बच्चों। तो रो जी 2 रो जी h/3 माइनस का रो जी h/2 बराबर बच्चों P0 माइनस का 2P0/3। तो यहाँ बच्चों यहाँ बनाते हैं 6, तो एलसीएम लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ जाएगा बच्चों दैट इज 4 रो जी एच माइनस 3 रो जी एच, तो रो जी एच/6 बराबर बच्चों P0
पी नॉट की अगर हम बात करेंगे तो पी नॉट तो यह आ जाएगा बच्चों पी नॉट बाई 3। जरा देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा पी नॉट बाई 3, 3 पी नॉट माइनस 2 पी नॉट, तो बच्चों 3 2 जा 6। तो एच की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो रो जी एच इज इक्वल टू बच्चों 2 पी नॉट और एच इज इक्वल टू बच्चों 2 पी नॉट बाई रो इंटू जी। तो एच इज इक्वल टू 2 पी नॉट बच्चों 10⁻⁵ और रो डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों 1000 10। तो ये बच्चों 1 2 3 4 खत्म, तो एच बराबर बच्चों आ गया 20 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर कुछ डाटा आपको खुद से लिखना था। डेंसिटी ऑफ वाटर तो बच्चों 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है एसआई सिस्टम में, और सीरियस सिस्टम में है 1 ग्राम पर सीसी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 एक सही सारा सवाल था, मुझे भी इतना सब काम करना पड़ा, कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कर भी लिया होगा। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए थी बच्चों। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सेकंड वाला जो तुमको दिखाई पड़ जाए उसको सही मार्क करके चले आना, वो हमारा भर लेना, ठीक है। तो ऑन द सेल्सियस या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो बच्चों 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। कितना बच्चों 0 केल्विन, तो केल्विन में नहीं दे रखा है, तुम्हें पता है केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस 273 डिग्री होता है बच्चों। तो सी बराबर 0 पुट करो तो के बराबर आ जाएगा दैट इज सॉरी के बराबर 0, तो सी बराबर कितना आ जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो 1.5 बच्चों, तो मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, 20 का 4 21। अच्छा, if the pressure and volume of certain quantity of ideal gas is half then temperature, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है nRT, तो P V बाई टी बराबर कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे बच्चों दैट इज P1 V1 बाई T1 बराबर बच्चों P2 V2 बाई T2, ठीक है, लिख दो। तो पहले बच्चों प्रेशर था P, वॉल्यूम था V, टेम्परेचर था T, ठीक है। बाद में बोला प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस इज हाफ, तो प्रेशर को भी हाफ कर दिया है और वॉल्यूम को भी हाफ कर दिया है। तो बच्चों इसको कर दिया P/2 और वॉल्यूम को कर दिया बच्चों V/2, कोई दिक्कत नहीं, इंटू T2। देख लेते हैं क्या हुआ। तो V से V खत्म बच्चों, P से P खत्म, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, नया टेम्परेचर आएगा बच्चों T/4। ऑप्शन मैच कराओ, कहीं नहीं दिख रहा है, शब्दों में लिखा हुआ है। इस डबल टेम्परेचर डबल होगा बिकम 1/4, बिल्कुल सही जवाब है। रिमेन कांस्टेंट गलत जवाब है। इज हाफ गलत जवाब है बच्चों। तो 21 का बच्चों सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अरे क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, तो अगर हम बात करें वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस पीवीटी रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज m। अच्छा, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज m, ठीक है। देन डेंसिटी, तो P बाई रो इज इक्वल टू बच्चों RT बाई कैपिटल M और बच्चों KT बाई स्मॉल m। तो बच्चों डेंसिटी निकालना अपन को, तो डेंसिटी की बात करें तो P बाई रो इज इक्वल टू बच्चों KT बाई M। तो डेंसिटी निकालना तो PM बाई KT, तो बच्चों PM रो इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज PM बाई KT के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो सही ऑप्शन बच्चों मैच करा लेते, क्या ये होगा, नहीं, क्या ये होगा, नहीं, क्या ये होगा, नहीं, क्या ये होगा, हाँ। तो बच्चों 22 का फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द चेंज इन स्टेट फ्रॉम, अच्छा तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बच्चों चेंज इन स्टेट फ्रॉम है, कहाँ से बच्चों चेंज हो रही स्टेट तुम्हारी, तो P1 V1 से चेंज हो रही बच्चों दैट इज P2 V2, ठीक है। बाय द डिफरेंट प्रोसेस द क्वांटिटी विच विल रिमेन सेम,
अरे बच्चों बहुत आसान जा बात है ये। तो अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बच्चों स्टेट डिपेंडेंट है ना। तो इंटरनल एनर्जी बच्चों इनिशियल फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, U प्लस डब्ल्यू। तो अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कितनी U, तो क्या सेम रहेगा, तो U बराबर बच्चों Q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखो बच्चों ऑप्शन मैच कराओ, हमें तो दिख ही नहीं रहा, दिख गया हमको, तो तुमको भी दिख गया होगा बच्चों। एक बार हम भी देख लेते हैं, हाँ सही है बिल्कुल बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन नहीं हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही है, ये नहीं होगा बच्चों, फोर्थ हो जाएगा। क्या ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में बच्चों आता है 24। अभी तक मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए तुम्हारे। अच्छा, हाँ, द द हीट फ्लोइंग थ्रू द सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ सेम मटेरियल। तो बच्चों एक सिलेंड्रिकल रॉड है, सेम मटेरियल, द डायमीटर ऑफ द रॉड आर इन द रेशियो ऑफ, तो डायमीटर, तो बच्चों 1:2 है, दो रॉड है, तो एक का बच्चों डायमीटर का रेशियो 1:2 है, ठीक है। द लेंथ आर इन रेशियो 2:1, तो बच्चों इसकी लेंथ है 2L और इसकी बच्चों L है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द टेम्परेचर बिटवीन देयर एंड्स इज सेम, द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम विल बी। तो अगर हम बात करें बच्चों dQ/dt इज इक्वल टू होता है बच्चों, दैट इज TH माइनस TL/R। तो TH माइनस TL/R, तो बच्चों सब R का खेल है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो TH माइनस TL, तो बच्चों पाथ सेम है, इधर भी TH है और इधर भी TL, लोअर टेम्परेचर है, ये बच्चों हायर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर है। तो देख लेते हैं बच्चों, तो R इज इक्वल टू बच्चों होता है L/K। R क्या बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस, तो L/K टाइम्स ऑफ A, तो K सेम है बच्चों, तो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आ जाएगा, दैट इज A/L, A/L। तो हीट की प्रोपोर्शनलिटी बच्चों आ गए H1/H2, तो रेशियो निकालना है, तो H बराबर बच्चों दैट इज πr²/L, और बच्चों आ जाएगा दैट इज πd²/4L। तो बच्चों अगर हम बात करें तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आ जाएगा दैट इज D/L। तो डायमीटर के टर्म में दे रखा हुआ, तो डायमीटर से बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करेंगे तो बच्चों H1/H2 दोनों की हीट का रेशियो निकालना है, तो आ जाएगा बच्चों D1/D2 और इनटू बेटा आ जाएगा दैट इज L2/L1। तो देख लेते हैं बच्चों, हाँ, द हीट फ्लोइंग थ्रू द सिलिंड्रिकल मटेरियल, द डायमीटर ऑन रेशियो 1:1, 1:2, तो डायमीटर का रेशियो बच्चों 1:2 दे रखा है, ठीक है बच्चों। हाँ, लेंथ आर इन सेम रेशियो, तो लेंथ बच्चों रेशियो 2:1 में दे रखी है, तो हीट करंट कितना 1:1 आ गया क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे लेंथ आर इन रेशियो 2:1, तो 2:1, तो 1:4 बच्चों, क्योंकि 2:1 है तो 1:2 लिखना पड़ेगा। तो H1/H2 कितना आ जाएगा बच्चों, 1:4, 1:4 बच्चों थर्ड ऑप्शन। और 24 का बच्चों 24 का 1:πd², D²R², तो बच्चों D², D1² / D2², तो ये बच्चों हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू 1/2, तो आंसर आएगा बच्चों 1/8। D² के प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। तो 24 का बच्चों फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आखिरी सवाल बच्चों 25 नंबर, a particle is executing SHM from the mean position, the amplitude A, time period T। तो बच्चों एम्पलीट्यूड A है, टाइम पीरियड T है, at the time when speed is half of maximum speed, at the time when speed is half of maximum speed,
तो बच्चों मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या आएगा ए ओमेगा। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें बच्चों तो v बराबर आ जाएगा दैट इज, उस समय टाइम पूछा है बच्चों, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बच्चों। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2। तो कॉस ओमेगा टी बराबर बच्चों कितना 1/2। तो 1/2 मतलब कितना बच्चों, ओमेगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज पाई बाई 3। तो टी बराबर आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जिस समय वेलोसिटी हाफ होगी, दैट इज पाई/3 ओमेगा। अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो एक्स इज इक्वल टू बच्चों या वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू बच्चों ए साइन ओमेगा टी। तो y बराबर ए साइन ओमेगा बच्चों, ओमेगा टी बराबर बच्चों पाई/3 टाइम्स ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल बच्चों, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो आ जाएगा साइन पाई/3, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, तो a√3/2 आंसर आ गया बच्चों। तो y इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा दैट इज a√3/2। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब पूछा कि उस समय जब वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। और यहां से बच्चों तो थर्ड ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, सही जवाब है, सही जवाब है, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार मेरे 25 क्वेश्चन होते हैं खत्म, और इसके बाद वसीम सर पेपर डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा पेपर था, आरडी सर ने बहुत उम्दा पेपर बनाया था। तो इसी प्रकार से बच्चों पेपर अटेम्प्ट करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए और डॉक्टर बनते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 26 to 50। तो क्वेश्चन नंबर पहले 26 क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, केवल यूनिट कन्वर्ट करना है। जो वैल्यू हमें दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू होती है 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू। तो 332 मीटर पर सेकेंड को अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर बदल देंगे तो 18/5 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमारी किलोमीटर पर आवर में आएगी। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कट जाएगा लगभग 66, और इसको अगर करेंगे लगभग ये 11.95.2 किलोमीटर पर आवर के आसपास आ जाएगा। आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, केवल यूनिट कन्वर्ट करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ट्यूनिंग फॉर्क दे रखा है 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। और तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें 256 दे रखा है। वाइब्रेशन पर सेकेंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330, वेलोसिटी दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वाइब्रेशन पर सेकेंड है। वेवलेंथ निकालना है लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है v/f, वेलोसिटी हो गया 330 और ये वैल्यू 256। तो ये लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसको कट करेंगे तो 1.29 के करीब आ जाएगा, यानी जो आंसर आएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 का जो आंसर आएगा वो 1.29 के करीब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम, तो एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज, इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में वेक्टर के फॉर्म में दिया है। इसको r1 मानो, इसको r2 मानो। क्वेश्चन में हमको बताना है फोर्स की वैल्यू। तो पहले वेक्टर r की वैल्यू निकालेंगे, तो वेक्टर r बराबर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल r2 माइनस r1 वेक्टर। r2 का वैल्यू 2i और इसमें से i गया तो ये बचेगा i, 3j में से j गया तो ये बचेगा प्लस का
2J, 3K में से ये जाएगा 2K। तो R का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 9 मतलब 3 आ गया। कोलम्बियन फोर्स का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 तो 3 माइक्रोकूलम 10 की पावर माइनस 6 Q1 Q2 तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 9 9 से ये 9 कट गया 3 इंटू 3 9 हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 12 10 की पावर माइनस 3 तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आसान क्वेश्चन है तो कोई ज्यादा डाउट इसमें आएगा नहीं आप लोग को। When the current I is flowing through a conductor, the drift velocity तो drift velocity बराबर होता है I अपॉन NEA। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर करंट को डबल कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट को डबल करेंगे तो 2I हो गया, N वही रहने दो, E वही रहने दो। एरिया को क्या बोला गया, डबल द एरिया, तो डबल कर दिया एरिया को, 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू I अपॉन NEA मतलब ये किसके बराबर हो गया, VD के, यानी इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। करंट की इक्वेशन दे रखा है, चार्ज निकालना है, Q बराबर होता है IT, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा करंट को, और लिमिट दिया है 2 से 0 नहीं 0 से 2, 0 से 2 के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो करंट की इक्वेशन का इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 6t प्लस 2 इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं भाई, ये तो डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3t का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, और लिमिट यहाँ पर लगाएंगे 0 से 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब लिमिट रखेंगे 3 पे, 3 पे 2 रखेंगे, 2 का पावर 3 8 हो गया, प्लस t का पावर 2 यानी 2 का पावर 2 4 हो गया, प्लस 5 इंटू 2 तो ये 10 प्लस 12 22 कूलम इसका आएगा आंसर, राइट, पहला आंसर सही होगा। तो केवल इंटीग्रेट करना था इस जगह पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 31 और 2 बल्ब दिए हैं क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 बल्ब है, सभी का वाट सेम है, यानी कि सभी की पावर, ये पावर है इस बल्ब की, दूसरे बल्ब की भी पावर, और तीसरे वाले बल्ब की पावर 400 वाट है। क्वेश्चन में बता रहा है रिजल्टेंट पावर। तो अगर इस दोनों बल्ब को देखें जिसका वैल्यू 200 है, ये पैरेलल में है, और पैरेलल में जो बल्ब होते हैं उनका पावर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर का जो फार्मूला होता है वो P1 प्लस P2 होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का 200 मिला के कितना हो गया, 400। ये जो 400 है इस वाले के साथ सीरीज में होगा, तो सीरीज में जो पावर का फार्मूला होता है वो P1 P2 बाई P1 प्लस P2 होता है। तो ये हो गया 400 इंटू 400 P1 P2 अपान P1 प्लस P2 800, तो ये हो गया हमारे पास 200, तो रिजल्टेंट पावर आ जाएगा 200 वाट। तो 200 पैरेलल में हो गया 400, और 400 सीरीज में हो गया, तो 400 का सीरीज में आ जाएगा 200, राइट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन अगला है 32। ये लॉन्ग हालो कॉपर पाइप, ये लॉन्ग हालो कॉपर पाइप है, इसका रेडियस हम लोगों ने मान लिया R है, इसका रेडियस कैपिटल R मान लिया पाइप का। क्वेश्चन इसमें करंट जा रही है, इसमें करंट है I। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अगर इसके एक्सिस पे हम लोग एक पॉइंट ले लें और ये हमारी स्मॉल r दूरी है, आपको मालूम है इन साइड जो फील्ड होता है कंडक्टिंग में 0 होता है, अंदर फील्ड जो आएगा 0 आएगा। अब चलो जरा बाहर की बात करें, तो बाहर फील्ड कितना होता है, तो इस जगह पर आउटसाइड में जो फील्ड आएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I बाई R और इंटू R, यानी कि ये हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला हम लोग का बनता है जब मैग्नेटिक फील्ड कहां पर लिया जाता है, आउटसाइड सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। तो बताओ फील्ड कहां पर 0 होती है, फील्ड अंदर 0 होती है, बाहर 0 नहीं होगी। तो बताना है क्वेश्चन में करंट के कारण जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड ओनली इनसाइड, इनसाइड तो 0 होती है, तो ये गलत हो गया, इनसाइड नहीं होगी,
ओनली आउटसाइड द पाइप, बिल्कुल सही है। नाइदर इनसाइड नार आउटसाइड, ये गलत है, बाहर होगी अंदर नहीं होगी। बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, तो अंदर नहीं होगी बाहर होगी, तो केवल बाहर फील्ड आएगी। और कितनी फील्ड आएगी, तो उसका ये फार्मूला होता है। आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, ये तो सबको आ गया होगा। 33 क्वेश्चन नंबर देखिए भाई। क्वेश्चन में बोला गया मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण हमको बताना है आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बायो शेवडला वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो बायो शेवडला स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब, है ना, डी एल साइन थीटा, और ये हो जाएगा, तो ये हमारा ये फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला देख लो कहां पर है, वेक्टर फॉर्म पूछा, चौथा आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट इनटू शेप। देखो एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो इसमें दो यहाँ पर हमारे पास दो, एक तो वायर है और एक क्या है, रिंग है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। चलो इसको अगर हम लोग देखें तो ये पूरा जो कंडक्टर है, ये वायर है, इसके कारण फील्ड यहाँ पर अगर देखें, करंट इसमें ऐसे जा रही है। राइट हैंड थंब रूल लेंगे तो करंट बाहर की तरफ होगा, मतलब इसके कारण जो फील्ड होगी वो आउटवर्ड फील्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। इसको B1 लिखते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई। इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण फील्ड म्यू अपान 4 पाई 2 आई बाई, और ये दूरी r हो जाता है। ये फार्मूला आता है, ये फील्ड बाहर आएगा मतलब डॉट आएगा। चलो इस सर्कुलर पार्ट के कारण फील्ड सेंटर पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, इनवर्ड होगा। तो ये फील्ड हमारी जो आएगी इनवर्ड आएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई बाई आर होगा, ठीक है ना। ये क्रॉस फील्ड होगा, दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट फील्ड बताना है सेंटर पे, तो नेट फील्ड जो सेंटर पे आएगा वो ज्यादा वाली फील्ड से घट जाएगा, है ना। तो ये B2 माइनस B1 करेंगे, तो B2 में से B1 को घटा देंगे, तो कॉमन ले लें, म्यू नॉट अपान 4 पाई कॉमन हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, अच्छा 2 भी कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास पाई माइनस 1। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। एक मैग्नेट है और इस मैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट m है, पोल डिस्टेंस m है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो m इंटू उनके बीच की दूरी l के बराबर होता है। मैग्नेट को जब बीच से कट करोगे, 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे, तो ये मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है यानी पोल स्ट्रेंथ वो आधा हो जाएगा, लेंथ वही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ m डैश का वैल्यू ml/2 हो गया, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आधा हो जाएगा, ठीक है ना। 36. A metallic ring is attached with the wall of a room. When the north pole of magnet is brought near to it, induce current in the ring. ये मैग्नेट जब इसमें गिरेगा तो ये जो मैग्नेट, ये जो रिंग है, ये इसका आने का अपोज करेगा, मतलब ये जो है वो साइड N बन जाएगा। N साइड बनने का मतलब है इसमें जो करंट होगी, जो करंट होगा इसमें, इस रिंग में जो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। N का मतलब क्या होता है, देखो N को ऐसे लिखा जाता है, N को ऐसे लिखेंगे, तो ये कैसी करंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ को कैसे लिखा जाता है, साउथ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये होता है क्लॉकवाइज। यानी अगर नॉर्थ बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये यहाँ पर साउथ बनता है तो क्लॉकवाइज करंट होती। तो यहाँ पर नॉर्थ बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर इंड्यूस करंट इस रिंग में प्रोड्यूस होगी। चलो अगला क्वेश्चन 37। यहाँ पर पावर निकालना है, पावर डिसिपेटेड बराबर V नॉट I नॉट बाई 2 cos फाई। V नॉट की वैल्यू यहाँ पर है हमारी ये, इसको V नॉट बोलेंगे, इसको I नॉट बोलेंगे। V नॉट की वैल्यू 100, I नॉट की वैल्यू 100 बाई 2 cos फाई, और करंट की वैल्यू किसमें, मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3, और cos फाई इनके बीच का
यहाँ डिफरेंस कितना है, π/3, यानी 60 डिग्री cos 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। तो 1/2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो ये बचेगा हमारे पास 2.5 वाट। राइट आंसर होगा 38 देखते हैं क्वेश्चन में। करंट निकालना है, चार्ज के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, I बराबर होता है Q/T। Q को ऐसे रहने दो, Q को हम लोग E लिखेंगे और T को लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे 4, 2πr/V। ये वैल्यू हो गया। चलो E को ऐसे रहने, V की जो E के पार में यहाँ पर है V प्रोपोर्शनल टू E² है, यानी कि यहाँ पर V जो है E² लिखेंगे और R देखो ध्यान से, R किसके है, 1/E² है, जहां पर नीचे है तो ये 1/E² है। E² ऊपर चला जाएगा, E² और ये मिलके E की पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो E की पावर 5 हो जाएगा। राइट आंसर 3rd हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एनर्जी यहाँ पर बताना है, एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ले जाना हो, कितना एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इसको हम लोग n बराबर 1 से n बराबर 2 में ले जा रहे हैं, तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो लेना पड़ेगा। यहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर जो होता है E2 - E1 करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्टिकल प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री। वर्टिकल प्लेन मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे है, तो एक मिरर ये हो गया, दूसरा मिरर ये है, एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे है। यहाँ पर a ray of light traveling horizontally is reflected first from one mirror then from other। तो एक रे जो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगी इस पे आएगी, रिफ्लेक्ट हो गई दूसरे पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होके वो डेविएशन की वैल्यू बताना है। तो अगर दो मिरर लगे हो तो डेविएशन होता है 360 - 2 थीटा, तो 360 - 2 थीटा 60 रखोगे, 2 × 60 तो 120 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 240। तो दो मिरर से जो डेविएशन आता है वो ये होता है 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए क्या गलत है, कोहेरेंस ऑफ सोर्स इज एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ये सही है। मिनिमम ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न नीड नॉट टू बी 0, यहाँ पर नॉट टू बी लिखा है ना 0, ये गलत है। नॉट टू बी 0 का मतलब क्या हुआ, ये 0 हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये सही बात है। मिनिमा जरूरी नहीं है कि वो 0 हो। मिनिमा की वैल्यू 0 तब होती है जब दोनों आइडेंटिकल या दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम होगी, तब इंटेंसिटी दोनों का अगर इंटेंसिटी सेम होगा तब मिनिमम जो है मिनिमा की जो इंटेंसिटी होगी 0 होगी। अगर दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी तो इंटेंसिटी मिनिमम आएगी लेकिन 0 नहीं आएगी। नॉट टू बी 0, ये स्टेटमेंट सही है। इंटरफेरेंस सिंपली redistributed लाइट एनर्जी विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी ऑफ इट, ये सही है। मिनिमम ऑफ द इंटरफेरेंस, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंटरफेरेंस फॉलो करता है। मिनिमम ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न मस्ट लिखा ऑलवेज बी 0, मस्ट ऑलवेज बी 0 नहीं, मे बी 0 होगा। 0 तभी होता है जब दोनों आइडेंटिकल हो, यानी इंटेंसिटी दोनों की बराबर हो। इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 + I2 + 2I1 I2 cos phi, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम होगा I1 + I2 जुड़ जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पर 4I आता है। अगर I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू बराबर हो, I0 के बराबर हो, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होता है और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होता है। इस कंडीशन में 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गलत होगा वो आंसर 4 गलत है, ये गलत आंसर है।
तो आंसर 4 लगाएंगे। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर 4 आएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है ना। 42 थ्री कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर, थ्री कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर, और जिसका रेडियस तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा हो, मेटेलिक स्फीयर का रेडियस दे रखा है, एक का r है, एक का 2r है। चलो अगर हम लोग कंसेंट्रिक बनाए तो इसका रेडियस r ले लिया, कंसेंट्रिक होगा तो सेंटर सभी का सेम होगा, ये 2r हो गया, और एक तीसरा इसमें बनाएंगे, इसको हम लोग 3r ले लिया। सभी पे चार्ज दे रखा है, इस वाले पे है चार्ज Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3 है। क्वेश्चन में बोला गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सभी के आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी सेम है। जरा देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इंडक्शन के कारण इस वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ Q1 होगा तो यहाँ पर -Q1, तो यहाँ पर Q1 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस का Q1 आ जाएगा। Q2 के इंडक्शन के कारण बाहरी सरफेस पे प्लस Q2 चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस पे कितना होगा, पहले सरफेस की चार्ज डेंसिटी Q1 अपान एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपान एरिया 4 पाई r स्क्वायर। इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 अपान 4 पाई r की जगह 2r का स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा 2r। चलो तीसरे वाला सरफेस उस पे चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 4 पाई 3r का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर Q1 और Q2 में रिलेशन निकालेंगे, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 4, ठीक है ना, Q1 प्लस Q2 बाई 4। तो Q2 की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी देखो ध्यान से, 4Q1 माइनस Q1 3Q1 हो जाएगा, तो 3Q1 यहाँ पर Q2 की वैल्यू आएगी। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो जो Q3 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 की बजाय हम लोग क्या रख देंगे 4Q1, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5Q1। Q1 Q2 Q3 का रेशियो 1:3:5 का रेशियो आ जाएगा। तो Q1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे Q1, Q2 का वैल्यू 3Q1, Q3 का वैल्यू 5Q1। तो यहाँ पर जो आंसर रेशियो में आएगा 1:3:5। When a sound wave frequency 300 passes through a medium, maximum displacement of particle of medium is 0.1। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मतलब ये एम्पलीट्यूड दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होती है। क्वेश्चन में a का वैल्यू 0.1 है, ओमेगा को 2 पाई f लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू 300 है। तो ये वैल्यू 0 से पॉइंट हट गया, आंसर आ जाएगा 60 पाई। राइट आंसर होगा 4। 44 ए पॉइंट मास m इज ए प्लेस इनसाइड ए स्फेरिकल सेल, और एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है और इसका मास कैपिटल M है। इस स्फेरिकल सेल के सेंटर पे एक मास है स्मॉल m, और इससे r/2 दूरी पे, यहाँ पर r/2 दूरी पे एक पॉइंट मान लेते हैं x है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द शेल ऑन द पॉइंट, तो इसके अंदर तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है 0, क्योंकि ये स्फेरिकल सेल के अंदर है और स्फेरिकल सेल के अंदर फोर्स का वैल्यू 0 होता है, तो आंसर हो जाएगा 3rd। 45 ब्लॉक वेट W इज हेल्ड अगेन ए वर्टिकल वॉल। ये एक W यहाँ पर वर्टिकल वॉल से एक W वेट यहाँ पर रखना है, और इसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक फोर्स लगाया है। बताना है क्वेश्चन में द मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू होल्ड द ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक को अगर हम लोग देखें तो इसका वेट नीचे लगेगा W, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। ब्लॉक तभी तक रेस्ट में होगा जब तक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू W के बराबर ना हो। फ्रिक्शन फोर्स म्यू × n होगा, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो F के बराबर होगा,
तो म्यू इंटू एन में एन की वैल्यू एफ के बराबर रखेंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू हम लोग रखेंगे डब्ल्यू के बराबर। एफ की मिनिमम वैल्यू पूछा गया है तो डब्ल्यू बाई म्यू करेंगे, और म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू का वैल्यू इज लेस देन 1 होता है, म्यू इज लेस देन 1 होता है। इसका मतलब एफ इज, अगर ये वैल्यू कम है तो एफ का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, डब्ल्यू होगा। तो एफ इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू 1 से कम होगा। अगर ये एक से कम होगा तो यहाँ पर ये ऊपर देखो 1 से कम मतलब दशमलव में कोई वैल्यू आएगा तो एफ का वैल्यू डब्ल्यू से ज्यादा आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन डब्ल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट। वाट देखो, वाट यानी पावर, पावर का इन हमको यूनिट लिखना है, इन डब्ल्यू बाई टी होता है। वाट यानी पावर की जो यूनिट होता है एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड होती है, सही है। एम्पियर इंटू वोल्ट, पावर बराबर होता है वी इंटू आई, ये वोल्ट ये एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर ये भी होता है। पी बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम ये भी होता है। एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। आंसर कौन सा जाएगा, चौथा 47। द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको बोलते हैं कोलंबियन फोर्स। चौथा आंसर सही होगा। 48 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ए चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो एक प्लस क्यू के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, माइनस क्यू। जैसे सन के चारों ओर प्लेनेट घूमता है, सेम वैसा ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्लस क्यू के चारों ओर माइनस क्यू अगर घूमेगा तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो जैसे प्लेनेटरी मोशन में सन के चारों ओर सारे प्लेनेट घूमते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है, सेम यहाँ पर भी वही लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व होगा, तो देखें कौन सा ऑप्शन है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, पहला ही सही होगा, क्योंकि टोटल टार्क जो होगा, नेट टार्क जो होगा इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, 0 होगा। और टार्क अगर 0 है, टोटल टार्क अगर 0 है तो क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, करंट जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई, यानी जे प्रोपोर्शनल टू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू जे, आंसर होगा सेकेंड। अगला देखते हैं 50। A cylindrical bar magnet is kept along the axis of a circular coil. A cylindrical bar magnet is kept along the axis of a circular coil. एक coil है और इसके एक्सिस पे एक मैग्नेट को रखना है, और यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसके एक्सिस पे मान लो एक मैग्नेट को रखें और मैग्नेट को क्या करें, मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस, इसी एक्सिस के अबाउट अगर मैग्नेट को रोटेट करा दें, तो मैग्नेट जब रोटेट करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी जगह पर होगी, क्योंकि अपने एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमेगा तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो सभी तरफ सेम होंगी, और फील्ड लाइंस अगर सेम होंगी यानी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा। तो नो इंड्यूस करंट विल बी जनरेटेड इन अ कॉइल, तो इंड्यूस करंट इसमें जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो वेरिएबल नहीं है। अगर फ्लक्स वेरिएबल नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होता, कांस्टेंट फ्लक्स होगा इसमें, इसके कारण यहाँ पर कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। अपने एक्सिस पे अगर मैग्नेट घूमेगा तो चारों डायरेक्शन में इसके जो फील्ड लाइंस होगी वो कांस्टेंट रहेंगी, इसके कारण यहाँ पर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ये था आज का पेपर का डिस्कशन, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए और टेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।